हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज हम आपको सारे पेपर बताएंगे। इसमें लोअर पीसीएस का जो हमारा पैटर्न था, लोअर पीसीएस 2016 और 2010, ठीक है। इसमें जो मेंस है आपका, ये पेपर शायद आपको साइट पर है नहीं, साइट से डिलीट हो गया 2016 वाला। तो इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन के बाद जीएस वाला होता है, आपको पता होगा। दो पेपर होते हैं मेंस में आपके, ठीक है। एक जीएस का होता है और एक सामान्य अध्ययन का। तो दोनों पेपर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस किस हिसाब से आता है, और थोड़ा साइड बाय साइड आपको ये भी बता देंगे कि आपको कैसे कैसे कर कर आना है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए आपको तैयारी कैसे पढ़नी है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा काम करना है, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि देखिए, जो ये लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसकी तैयारी क्या है। आपको अगर आप वास्तव में लोअर पीसीएस की तैयारी कर ही रहे हैं मन और लगन से, तो आपको प्री के साथ साथ, ठीक है, एक बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखना कि आपको अपने प्री एग्जाम के साथ ही मेंस की तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है। क्योंकि प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको समूह गौ की जो आपने तैयारी करी है, आपने ग्रुप लेवल की जो तैयारी करी होती है, उसी से आपका जो है प्री क्वालिफाई हो जाता है। ये 100% आपसे हम कह रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब, ठीक है। अगर आप प्री आपका जो है 150 नंबर का है शायद इसका, तो 150 में से आप इस बार की बात कर रहे हैं हम 2021-22 में, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो कंपटीशन हाई लेवल पर है। 150 115 मेरिट आप लगा सकते हैं। 90 से, हम इतना बता रहे हैं कि 90 से 150 के बीच मेरिट रहने की उम्मीद रहती है, जिसमें कि आपको पता ही है प्री का पैटर्न। चलो मेंस का देख लेते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेंस का जीएस वाला देखते हैं हम 2016 का, ठीक है। उसके बाद हम आपको 2010 का और सब दिखाएंगे, ठीक है। सारे पेपर एक ही वीडियो में हम सारे इंक्लूड कर देंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो यह है सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा परीक्षा 2016 सामान्य अध्ययन। पूर्णांक दोस्तों आपका 200 नंबर का होता है। कुछ ऐसा पेपर आपको आयोग में मिलता है ऑफलाइन तरीके से। सबसे पहला पॉइंट नोट पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे हम, सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत नए होंगे जो मेंस देख रहे होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके अंत में इंगित हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यता एक साथ दिया जाए, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों इनका जो पहला सवाल है इस पेपर में, उसको देखेंगे कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक, पहला सवाल आया कि भारत के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर का सवाल है। मिनिमम वर्ड जो है लिमिट है इसकी आपकी 100, मतलब ये आपके हाफ पेज में आ जाते हैं, ठीक है। आपको 1/4 सॉरी A4 साइज का वो मिलता है आपको पेज, जिसमें कि आपके अगर 100 ये है एक पूरा पेज, तो आप यहाँ तक मैक्सिमम, क्योंकि 75 तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो यहाँ तक आप मान सकते हो कि थोड़े से में 100 नंबर का आ जाता है। अब उसको आपको कैसे करना है थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा बताते भी चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखना है, एक लाइन खींचनी है इधर, एक लाइन इधर खींचनी है। उसके बाद लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक हेडिंग से थोड़ा सा पॉइंट आपको बना देना कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को भी ब्लैक पेन से। उसके बाद डैश लगा के यहाँ पर आंसर लिखेंगे, यहाँ डैश लगा के आपको जो भी इसका आंसर है कि हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, क्या क्या है, ये आपने तैयारी करोगे जब आपको सब पता चल जाएगा। उस हिसाब से आपको, और अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। अपनी लैंग्वेज का मतलब होता है हमारी बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना है, गप्पे नहीं पेलनी है। देखो हम तो ओपनली आपसे सब बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने दिया है। बिल्कुल बहुत आसान से सिलेक्शन होता है दोस्तों। मेंस बच्चों के लिए एक डर होता है, लेकिन उस डर को दूर हो जाएगा जब आप परीक्षा भवन में बैठोगे, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था देख लेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रत्येक की शब्द सीमा जो है 25 है, ठीक। आपको क्या करना है, ऐसे ही पेज है आपका, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिखना है, और 2 के 1 के आगे लिख देना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक। उसके बाद उसके बारे में पूरा पूरा लिख देना, सिर्फ 25 शब्दों का। कहने का मतलब आपके ये इन्होंने 25 शब्द सीमा बोली है, तो ये एक पेज में आपके चारों आ जाएंगे हमारे हिसाब से। जो सटीक है, जो बिल्कुल लीगल है, वो आपके चारों पॉइंट जो है एक ही पेज में आ जाएंगे। बाकी आप ज़्यादा लिख के आ सकते हो, तो वो आपके ऊपर है कि नंबर कटने का रहता है नहीं रहता सीन। लेकिन ये टोटल 10 नंबर का है आपका, ठीक है। 10 नंबर का, जिसमें कि 4 हैं, तो चारों को ही लिखना है, ठीक है। कृषि क्लिनिक क्या होता है, किसान काल केंद्र, नीली क्रांति, ये जो है दोस्तों उस समय की बात होगी 2016 की। उस समय मृदा कार्ड योजना चली होगी और कृषि क्लिनिक कोई टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है, उस समय की बात है, ठीक है। थोड़ा इसमें देखो पुराना टॉपिक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन वगैरह वाली हो गई है, ठीक है। किसान काल केंद्र ये उस समय चला था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख कीजिए।
ठीक है, उस समय की बात ही है दोस्तों। ये भी 10 नंबर का सवाल आया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इससे आपको ये अंदाजा लगता है कि आपको करंट अफेयर वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन सी जो सीएम प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं, कौन कौन सी जो है दोस्तों आपके पॉलिसी लागू हो रही है, वो सब आपको पढ़ लेनी है। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण ने पूछा दोस्तों 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 100 नंबर 100 शब्द। ठीक है, 100 शब्द का मतलब अब आपको हमने पेज का बता दिया है। नेक्स्ट था दोस्तों स्मार्ट शहर योजना। भारत में इसे कैसे लागू किया गया दोस्तों? स्मार्ट सिटी वाली योजना शायद 2015 में आई थी, ये शायद तभी की बात है दोस्तों, शायद ना 2015 या 16 के हमें याद आ रहा है। ठीक है, 2015-16 की बात है, एग्जैक्टली शायद 2015 में ही आई थी ये। ठीक है, तो इसको कैसे लागू किया जा रहा है? तो दोस्तों 100 नंबर देखो करंट का ही था। ठीक है, उसके 100 शब्द 10 नंबर का। ठीक, उसके बाद 5वां क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। ठीक है, टिप्पणियां लिखनी है, 10 नंबर का है, आपको हमने बता दिया, एक ही पेज में आ जाएंगी, 25 शब्द का सारा लिखना है। महिला वैज्ञानिक योजना उस समय लागू हुई होगी दोस्तों। नाभिकीय कृषि क्या है, नाभिकीय औषधि क्या है, मानसून मिशन क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे कि सर हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक हो गया, आपके लिए लैंग्वेज दे रखी है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वर्ड लिमिट 25 ईच। ठीक है, वुमेन साइंस स्कीम, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, मानसून मिशन, ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन था आपका भारत में निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, भारत में निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, 100 शब्द में आपको लिखना है, 10 नंबर का है। ठीक है, कौन कौन से निर्माण योजना उस समय लागू हुई थी, तो उसका आंसर था। अब आपको वर्तमान का सारा याद करना है दोस्तों। ठीक है, हमने आपसे बता दिया किस तरीके से आपको याद करना है। 7 क्वेश्चन था दोस्तों कि नमामि गंगे के बारे में लिखें। ठीक है, नमामि गंगे दोस्तों योजना लागू हुई थी उस समय, नमामि गंगे अभियान चालू हुआ, 100 शब्द का लिखना है, 10 नंबर का था। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, प्रत्येक की शब्द सीमा 25 है। ठीक है, वही टिप्पणियां आ गई, देखो फिर टिप्पणियां आ गई, मतलब वही योजनाएं हो गई कि गंधार कला क्या है दोस्तों, सांची का स्तूप उसके बारे में लिख देना, मध्य प्रदेश वगैरह में किस किसने बनाया, कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कौन से भगवान की पूजा होती है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों आ गई। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती हैं। ठीक है, कि कौन से राजवंश ने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रकूटों ने या चंदेलों ने। इस तरीके से लिखना। खजुराहो के दोस्तों राष्ट्रकूटों वगैरह की, चंदेल वंश के कौन से शासकों ने, मतलब उसकी जो है हिस्ट्री वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, टिप्पणी लिखनी है 25 शब्द की, या उसके बारे में कोई भी चीज़ वर्तमान की लिख सकते हैं, वो आपका जो आपकी तैयारी के हिसाब से कि आप किस तरीके से लिखेंगे और एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्ट करना है कि आपको वो नंबर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। 9वां क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, 10 नंबर में पूछ लिया इन्होंने, 100 शब्द लिमिट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे दोस्तों। आज़ादी के लिए ही था, 1942 के आसपास की शायद बात है ये आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो जी द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। दोस्तों टिप्पणियां आ रही हैं बहुत सारी, आप कह रहे हो सर क्या टिप्पणियां हैं ये, तो टिप्पणियां ये हैं कि इसमें जो है आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊं, देखो आप इस 10 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार, आप इस 10 नंबर वाले क्वेश्चन में से कितने नंबर ला सकते हैं, मैक्सिमम 5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7। ठीक, इतने ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 10 नंबर की हैं, एक टिप्पणी में अगर आप 2 नंबर भी लाते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर। समझे हमारी बात, हम आपको इस तरीके से ही गाइड करते हैं। हम आपने हमारी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी तैयारी वाली, जो कुछ वीडियो, जॉब प्रोफाइल एक हमारी प्लेलिस्ट है, उस पर जा सकते हैं आप, जॉब प्रोफाइल। ठीक है, उस पर हमारी स्पेशल वीडियो है, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, भर्तियों में तैयारी कैसे करनी है। तो देखो दोस्तों, हमने बताया कि अगर आप 2-2 नंबर भी आप एक टिप्पणी में लाते हैं तो 4 हैं दोस्तों, तो 8 आ जाएंगे। देखो 2.5 तो नंबर किसी को मिलेगा नहीं। अगर आप 1.5 भी लाते हैं तो 1.5 और 1.5 3, और 1.5 और 1.5 3 मतलब कि 6 नंबर ये हो जाते हैं, फिर भी 7 नंबर आप मान के चलिए। ठीक, यहाँ पर ये नंबर बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हैं, इंक्लूड की गई हैं, तो आप ये बेहतर तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हमारा 10 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या था, क्योंकि दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं ना लगभग, शायद हाँ 20 आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन था कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 का वर्णन करें। ठीक है, तो 10 नंबर में दोस्तों उस समय योजना चली थी कौशल विकास योजना, आपको सभी को पता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना था। उसके बाद आया था दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में लिखें। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शायद 22 जनवरी 2015 के आसपास की बात है दोस्तों, ये जब योजना लागू हुई थी। ठीक है, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे शायद 2014 में, तो 15 में दोस्तों ये योजना लागू हुई थी। तो इसके बारे में लिखना है कि कहाँ से हुई थी, हरियाणा से हुई थी, कहाँ से हुई थी, जो भी है दोस्तों, जहाँ से भी स्टार्ट हुई थी ये, तो उसके बारे में दोस्तों इसको लिख देना है। ठीक है, ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको अच्छा कुछ लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो वर्तमान में योजनाएं हैं वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बने रहिए, बहुत चीज़ें दिखाएंगे। उत्तराखंड में अब आगे देखो, उत्तराखंड का 13वां क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लिखें।
ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में जो उस समय योजना लागू हुई थी, स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, 2016 की बात है शायद। ठीक है, उसके बारे में लिख देना आपको। 13वां क्वेश्चन था 14वां क्वेश्चन था सबके लिए आवास शहरी मिशन क्या है। सबके लिए आवास दोस्तों उस समय एक योजना लागू हुई होगी, सारी पॉलिसी पूछ रखी है दोस्तों देखा जाए तो। ठीक है, 10 नंबर में आपको ये लिखना था, फिर टिप्पणियां आ गई दोस्तों, आपके नंबर बढ़ाने वाली चीज आ रही है बार बार। 15वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है 2015 वाली, भारतीय जीवन ज्योति योजना 2015 वाली, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, ये सारी योजनाएं इन्होंने पूछी। आप अच्छा अच्छा सा भी लिख के आते हैं, इनकी सन भी लिख देते हैं और कब शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, तो दोस्तों तब भी आपको 2 नंबर मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे तरीके से समझो बात को। क्या लिख देना है इनकी, अगर आप में अभी वर्तमान में कोई करंट अफेयर की पढ़ रहे हैं तो उनकी सन और डेट और कहाँ से लागू हुई और किस में लाभ हुआ और क्या बजट रहा, थोड़ा थोड़ा ये पढ़ देंगे तो आपको सटीक नंबर, 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 4 लिख के आ रहे हो, 8 नंबर आपके आ गए। ठीक, हम तो देखो अच्छी तरीके से ही बताते हैं आपको, बाकी आपके समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित स्थलों का महत्व बताइए। ठीक है, महत्व बताना है। कालसी देहरादून में है, लिख देना है कि भैया कालसी चक्राता के देहरादून में है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर है और किस चीज़ की पूजा होती है, आपको पता होगा, महासू देवता वगैरह सारे इधर ही होते हैं। उसके नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब दोस्तों हमारा चमोली में है और ये दोस्तों गुरु गोविंद ने जो यहाँ पे किसी की वो हुआ था स्थापना करी थी। ठीक है, सोहन सिंह ने शायद करी थी इसकी स्थापना, 1936 के आसपास की बात है, थोड़ा इसको भी देख लेंगे। ठीक है, सटीक तो है नहीं याद, लेकिन 1936 के आसपास की याद है सोहन सिंह, ये तो इतना पता है। उसके बाद कलियर शरीफ दोस्तों, कलियर शरीफ जो है आपकी दरगाह है, पिरान कलियर जो है दोस्तों आपकी ये रुड़की में स्थित है, तो इसके बारे में दोस्तों लिख देना आपको, कब स्थापना हुई और कौन से उनकी पूजा होती है यहाँ पर, आपको पता ही होगा जो भी होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग का संगम है दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं और इतनी ऊंचाई है और चमोली जिले में, सॉरी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, और इस तरीके से इसके बारे में चर्चा कर देनी है। ठीक हो गया, ये हमने आपको समझा दिया इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या समझा रहे हैं हम कि उत्तराखंड के टॉपिक भी आपको याद करने हैं। ठीक, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभयारण्यों का विवरण दीजिए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय हमारे कौन कौन से हैं, देखो एक तो हमारा कॉर्बेट हो गया। ठीक है, कॉर्बेट के बाद राजा जी है और 2-3 और हैं जो राष्ट्रीय में आ जाते हैं गिनतियों में। ठीक है, तो 100 शब्द की थी, आपको जितने भी अभयारण्य याद हुए आपने टॉपिक बनाया, पहले राजा जी बना दिया कि राजा जी की स्थापना 1936 में हेली नेशनल से हुई थी, फिर 1957 में रामगंगा हो गया था, और उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कब स्थापना जो आती है मेन। ठीक है, ये हो गया। बाद में क्या क्या बदला, सबसे ज़्यादा बाघ ऐसे ऐसे पाए जाते हैं यहाँ पर जो है, बहुत अच्छा है और इसका क्षेत्रफल इतना है, क्या कहते हैं कॉर्बेट का जो भी है। उसके अलावा उसके बारे में राजा जी का लिख देना, 1983 वगैरह में स्थापना हुई थी, इस तरीके से राजा जी जो है उनके नाम पर पड़ा, गोपालाचारी के, इस तरीके से आपको ये सब लिख देना है। ठीक है, और हाथियों के लिए दोस्तों काफ़ी है, देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में हमारे लगता है, इस तरीके से आपको लिख देना हुआ। उसके बाद आया 18वां दोस्तों है आपका कि निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, फिर वही आ गया देखो सुंदरलाल बगुड़ा, इनके बारे में क्या लिख देना, 1927 में जन्म हुआ, फिलहाल अभी भी हमको याद है 1927 में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है इन्होंने काफ़ी आंदोलन किए, वाला पेड़ वाला जो आंदोलन दोस्तों, चिपको आंदोलन वगैरह जो है इन्हीं के संघर्ष के द्वारा आगे तक हुआ दोस्तों। काफ़ी और भी आंदोलन थे, काफ़ी भूमिका रही इनकी दोस्तों उत्तराखंड में, और वर्तमान में इनका भी निधन भी हो गया शायद ना, अभी हाल फिलहाल की बात है। उसके बाद सीरियल राइफल दोस्तों याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया था, कुछ किया है दोस्तों, एक किसी न किसी चीज़ की स्थापना की है सीरियल राइफल ने, बच्चों के लिए कोई कॉलेज की पता नहीं किसके लिए की है, अभी मेरे माइंड से याद है। ठीक है, ब्रजमोहन नेगी और टिग्मांशु धूलिया, ठीक है, इनके बारे में लिख देना, 25 शब्द लिखने, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भैया 19वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, प्रत्येक की शब्द सीमा जो है आपकी 25 शब्द है। देवीधुरा मिला, देवीधुरा दोस्तों कहाँ लगता है, शायद पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी चंपावत में चंपावत या पिथौरागढ़ दोनों में से एक जगह लगता है, जो पत्थर मारने वाला है शायद वो यही है देवीधुरा। ठीक है, इसको लिख देना। पूर्णागिरी मेला भी आपका चंपावत वाला ही है। झंडा मेला आपका दोस्तों, झंडा मेला देहरादून में लगता है। ठीक है, और ये किसके उसमें मनाया जाता है उपलक्ष्य में, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद गौचर मेला चमोली में है दोस्तों, 1943 में शायद ये सारी इसकी शुरुआत की गई थी नेहरू के जन्मदिन से, शायद यही है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हमको याद रहता है। ठीक है, ये आपको करना है और इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर किसका जो व्यापार किया जाता है गौचर मेले में, ऐसे ऐसे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे 20 क्वेश्चन इन्होंने रख दिया कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न मदों पर एक व्यक्ति के व्यय का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम आपको इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ क्लियर करें कि ऐसा क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलेगा मेंस की।
लास्ट क्वेश्चन होगा ये पीसीएस लोअर पीसीएस 2010 में भी आया था और ये हम आपको जो 2016 का हल करवा रहे हैं इसमें भी है। ठीक है, हम आपको 2010 का भी दिखाएंगे, इससे पहले हम आपको हिंदी का दिखा देंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित तालिकाओं में से भोजन 40 रुपये है, वस्त्र जो है 16 रुपये है, 66 रुपये है, इस तरीके से तालिका दे दी। अब इन्होंने दे दिए आंकड़े। ठीक है, इनका आंकड़े का दोस्तों ये हल करना होता है, परसेंटेज वगैरह निकालें। इन आंकड़ों को प्रतिशत में निरूपण के लिए प्रतिशत बाय डायग्राम बनाइए। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना थोड़ा हम आपको देखो अब बता ही रहे हैं, तो हम आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत ही ना पड़े, तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर ही देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत ठीक है अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बना देना होता है। इसमें भैया आपने लिख दिया कि यहाँ पर, अब ये बैक नहीं हो पाएगा स्क्रीन, तो इसमें आपने लिख दिया कि जैसे भोजन है, यहाँ भोजन लिख दिया। ठीक है, ये कितना है, इतना रुपए है, ये इतने हैं, ये इतने रुपए है, समझ रहे हो, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। हम मेंस की तैयारी करवाते लेकिन हमारा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, टाइम का बहुत वो है, कमी है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी। तो दोस्तों ये हो गया, ये पूरा आपका हो गया दोस्तों। ठीक, ये आपका कितने का हो गया, ये आपका 2016 वाला हमने करवा दिया 200 नंबर का जीएस का पोर्शन। ठीक, जीएस वाला हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट मीटिंग में होता है आपका 10 से आपके 12 बजे तक होता है दोस्तों। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 1 बजे से आपका जो है 3 बजे तक, या 2 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि उसमें 3 घंटे मिलते हैं ना दोस्तों। हाँ, 3 घंटे मिलते हैं, 10 से 1 बजे तक ये होता है। उसके बाद 2 से 5 बजे तक के समथिंग आपका सेकंड वाला होता है, तो वो हिंदी वाला, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया आपका सम्मिलित राज्य एवं मुख्य परीक्षा 2016 निबंध एवं आलेखन। ठीक है, निबंध एवं आलेखन जो आपका मेंस होता है लिखने वाला। ठीक है, 3 घंटे मिलते हैं, 200 नंबर का पेपर है। सबसे पहले यहाँ पे नोट पढ़ लेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके अंत में इंगित हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यता एक साथ दिया जाए। हाँ दोस्तों, हम इसे बताना भूल गए, भी बता देंगे। पत्र लेखन में अपना नाम, पता, अनुक्रमांक ना लिखें। यदि अनिवार्य हो तो ज्ञातजो या को आप लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लियर और नोट आपके समझ में आता है। उसके बाद हम भैया अब चलते हैं आपके पेपर पर कि कैसा पेपर आया था। तो पहला क्वेश्चन रख दिया इन्होंने कि निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। 400 शब्दों में निबंध लिखना होता है। आपके पास ये पेज है, कुछ नहीं करना है, जैसा भी, चलो अभी दोबारा बताएंगे बाद में। पहला है साहित्य और मानव मूल्य, इसके बारे में। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, ये आपका सरल टॉपिक है। उत्तराखंड में पर्यटन संभावनाएं, सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे लिखेंगे। प्रदूषण नियंत्रण में एनजीओ की भूमिका, आसान है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बहुत अच्छा टॉपिक है। उत्तराखंड में भूस्खलन बांध, देखा जाए तो दोस्तों बहुत अच्छे टॉपिक। आप देखो उत्तराखंड में वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, देखिए इस वाले टॉपिक को, आपको सारी ही आपदाएं याद होंगी, सारे ही बांध, भूस्खलन बांध, सब चीज़ें याद होंगी। ये फर्स्ट प्रिपरेशन हम आपको दे रहे हैं। सेकंड है ये आपको जानते हैं सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड का जीवन निर्भर है वो पर्यटन पर ही है। ये सारी चीज़ें हैं। अब कैसे लिखना है निबंध को, ये करना है। ये हमारी कॉपी की 2 लाइन, एक लाइन इस साइड करी, एक लाइन इस साइड करी। हमने 100 ऑप्शन उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 100 लिखा, और उत्तराखंड में संभावनाएं ये लिखा ब्लैक पेन से, और नीचे से निबंध कर दिया स्टार्ट कि ऐसे 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 जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर स्पेस देंगे, एक टैब के बराबर स्पेस दिया करो, और उसको मतलब टैब छोड़ दिया करो। उसके बाद से नेक्स्ट जो है पैरा स्टार्ट किया करो। पैरा देते समय थोड़ा सा गैप जरूर दिया करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ ही गए दोस्तों, 400 शब्दों में लिखना होता है। लगभग एक ये पेज में 100 पेज आते हैं, तो इसके दूसरी साइड भी मानो तो लगभग 4 पेज। ठीक है, 4 पेज का आप लिख सकते हो, खड़े नहीं सॉरी लेटे हुए। ठीक है, 2 पेज, मतलब एक पेज आपका ये हो गया, इसको 2 साइड, और ये 2 पेज इस तरीके से। ठीक है, 400 शब्द आपके सटीक आ जाते हैं। और भाषा हम आपको अभी बता दें, मृदु भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी साहित्य की भाषा का प्रयोग करना है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे, बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। हाँ, और इसको दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पहले इन्होंने बताया कि ये था प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। तो निबंध जो है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी। ये बात क्लियर हो गई इंग्लिश वालों के लिए। हमारे बच्चे इंग्लिश वाली वीडियो भी देख रहे होंगे, बाद में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए भी हम बता देते हैं कि आपको जो है इंग्लिश में भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दे दिया कि भारतीय से आशय केवल भारत में पैदा हुए नागरिक गुण से नहीं है, अपितु भारतीयता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें केवल नागरिक अधिकार या कर्तव्य मात्र नहीं आते। तो दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया, एक दे दिया गद्यांश। ठीक, इन्होंने एक दे दिया हमको गद्यांश। इस और एक पहल तो हुई कि संयुक्त राष्ट्र एक ये है आपका, उसमें एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बना कि उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। कितना आसान है आपको मैं बता नहीं सकता हूँ ये पैटर्न, कि आप बच्चे कुछ कह रहे होंगे सर आपको तो हर चीज़ आसान लगती है। देखो ऐसा नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं करना हमको। हम खुद बता रहे हैं, एक हवा होता है मेंस, अगर आप बैठकर लिख के आओगे बहुत आसान है। क्यों,
आपको सिर्फ शीर्षक लिखना है। शीर्षक कितने नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से शीर्षक जो होता है आपका कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 शब्द। इतने शब्दों का एक शीर्षक लिखने के आपको 5 नंबर मिल रहे हैं मेंस में, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो हमारा जो टॉपिक है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी थोड़ा सा और पढ़ लेंगे कि भारतीय से आशय केवल भारत में पैदा हुए नागरिकों की। तो मान लो चलो भारतीय नागरिक स्थिति या भारतीयता, कोई भी इसका हमने एक हेडिंग दे दिया, तो इसके आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, मात्र 5 नंबर। तो ये 5 नंबर कम है, बच्चा 0.5 से भी बाहर होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। बच्चा 0.5 से भी 2 साल बर्बाद कर लेता है, अपने पीछे चले जाता है कंपटीशन में, तो ये गलती भी नहीं करनी है। उसके बाद है गद्यांश का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में। ये अभी मैं शुरू से ही समझाता आ रहा हूँ। 1/3 का मतलब इन शब्दों को आप काउंट करेंगे, ये लगभग मेरे हिसाब से तो 160 के आसपास होते हैं, तो इसका 1/3 आप 70 के आसपास आ जाता है, जो कि आपके पेज में यहाँ तक आता है। ठीक, ये हो गया। 30 नंबर मिलेंगे, कम मिल रहे हैं, 30 नंबर मिल रहे हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्कस जरूर कर देंगे दोस्तों, समय लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, बोर मत होना, लेकिन सारा कुछ हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक हमारे दोस्तों जो भी इसका हेडिंग है उसको क्या करना है आपको, ये आपका पेज है, इधर लाइन है, इधर लाइन है, आपको लेना है कॉ बना देना है। पहली जो लाइन खींची होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉ लिख के पूरा इतना लिखना है, 3 से स्वतंत्रता प्राप्ति लिखना है, डैश 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 डैश, और ये लिख देना लास्ट वाली लाइन जीता है। ठीक, उसके बाद इसके बारे में लिख देना है, कहाँ से मिलेगा, इसमें थोड़ा सा इसमें मिलेगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे और थोड़ा इन शब्दों का विश्लेषण कर देंगे। विश्लेषण मतलब इन शब्दों के अर्थ निकाल के, ये जो शब्द होते हैं ना इनके अर्थ अपने आप जोड़ने हैं और ये सब हो जाता है, ठीक है, ऐसी इजली है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया आपका, सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए, एक ज्ञापन तैयार कीजिए। अवर सचिव रक्षा मंत्रालय की ओर से ज्ञापन होगा, इसमें श्री कौखगो ने अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा, 5/1/2017 को भेजे गए। इस आवेदन पत्र के संदर्भ में उक्त पद की रिक्ति ना होने की सूचना होगी। अब आपको क्या देना है, एक सरकारी पत्र लेटर तैयार करना है, ठीक है, एक ज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें क्या है आपका टॉपिक, अवर सचिव आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अवर सचिव को लिखना है, अवर सचिव को ऐसे लिखना है, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट और जो भी आपकी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपने लेटर फॉर्मल, चलो वो हम वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे, इसको अभी यहीं क्लियर करते हैं। और ये कितने नंबर का है दोस्तों, इसमें तो काफ़ी नंबर दे रखे हैं दोस्तों, और भैया 50 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर आर ओ की बात देखें तो 10-10 नंबर में आते हैं ये। आर ओ का अगर आप देखोगे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट नैनीताल वाला है, महाधिवक्ता वाला है, सचिवालय वाला, या अपन निजी सचिव, कोई सी परीक्षा आप उठा के देखेंगे तो उसमें 10-10 नंबर के मिलते हैं आपको। और यहाँ पर कितने नंबर का है, 50 नंबर का, तो बहुत अच्छा बेटर है आप सभी के लिए। उसके नेक्स्ट चलेंगे, प्रस्तुत हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में। अब बच्चे यहाँ पर ढीले हो जाते हैं कि सर ये क्या परेशानी है, ये क्या समस्या आ गई हमारे सामने। देखो जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो बेसिक है, अब लेकिन कुछ आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, साइंस वाले वगैरह वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। प्रस्तुत, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि 25 नंबर का है मात्र, आप इस 25 नंबर के चक्कर में बाकी सब खराब मत कर देना अपना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस में तो सर अंग्रेजी भी आएगी, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे बस की नहीं। अरे 25 नंबर का ही तो आएगा, 25 नंबर का आएगा, हिंदी वाला 25 नंबर का, अंग्रेजी वाला, ठीक है। इसके चक्कर में आप ये मत सोचिए तैयारी ना करें, हो जाता है। ट्रांसलेशन तो करना है, देखिए इसी समय टू टाइम इस तरीके से इसको आप अभी से, मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ही करना होता है, सिंपल आता है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर में आपका आ गया, प्रस्तुत अंग्रेजी गद्यांश की हिंदी में अनुवाद कीजिए। 25 नंबर का ये आ गया कि महात्मा गांधी साइड की, महात्मा गांधी ने कहा आई एम अ सर्वेंट ऑफ इंडिया, की मैं भारत का नागरिक हूँ। बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे तो करना है इसको। नॉर्मल पूछते हैं लोक सेवा आयोग, जो हार्ड पेपर नहीं बनाता मेंस का, कभी भी ध्यान रखना। आई एम ट्राइंग टू सर्व इंडिया, आई सब टू होल मैनकाइंड, आई हैड थॉट इन माई अर्ली लाइफ, बेसिक है जो हम पढ़ते हैं, इसको आप वैसे ही ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। थोड़ा यह है कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, सीखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश वगैरह लर्निंग वगैरह सीखनी पड़ेगी। अब ये आपका दोस्तों हो गया कंप्लीट, शायद कंप्लीट ही हो गया, देखो, ठीक है। ये कितने नंबर का था आपका, 200 नंबर का था, और आपका 3 घंटे का था, ठीक है। आपको मैंने हिंदी का भी बता दिया और जीएस का भी। अब आपको हम 2010 का भी दिखा देते हैं कि क्या सिलेबस था और कैसे आया था, एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों 2010 वाला भी हम आपको दिखा देते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक लोक सेवा आयोग ने 2 ही बार परीक्षा करवाई है, 2010 और 2016, और उसके बाद आपके पास आ रही है 2021, ठीक है। तो हम सोचा कि एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको दे दें, अलग अलग वीडियो बनाते हैं दिक्कत हो जाती है, समय खराब होता है, हमने सोचा एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें। जो बच्चे तैयारी करने वाले होंगे वो पूरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता भी है, और जो बच्चे नहीं करने वाले हैं वो छोड़कर भाग गए होंगे, क्योंकि अपने आप को ज़्यादा समझदार कुछ लोग समझते हैं। लेकिन देखिए अब आपको देखेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अंकित हैं, वो आपको सभी को बता दिया हमने। पहला क्वेश्चन आया था कि भारत की नाभिक की नीति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखो इससे आपको क्या पता चलेगा कि करंट अफेयर ज़्यादा आती है,
ठीक है। भारत की नाभिकीय नीति जो उस समय हुई होगी 2010 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट था कि देखो टिप्पणियां फिर आ गई, इन पर संक्षिप्त टिप्पणियां दीजिए। देखिए शिक्षा का अधिकार 2010 की ही बात है, शायद 2010 में लागू हुआ शायद, जो भी लागू कब हुआ ये नहीं, लेकिन शिक्षा का अधिकार 2010 का ही सिर्फ बात है। ठीक है। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में लिख देंगे कौन से आर्टिकल में, शायद 280 में है, और क्या क्या काम होते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें हम बता देंगे आपको। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1950 वगैरह जो भी है। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल क्या होता है दोस्तों, संसद में काल होते हैं, 3 काल होते हैं, कौन कौन से, आधे घंटे का होता है, कितने घंटे का होता है, ये आधे घंटे का होता है, ठीक है, 30 मिनट का वगैरह, इसमें जो है प्रश्न पूछते हैं सब इस तरीके से। लोकायुक्त दोस्तों, लोकायुक्त क्या होता है उसके बारे में बता देना। ठीक है। इंग्लिश में भी इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के व्यापक उद्देश्य क्या है। ठीक है। विनिर्माण नीति के आपको उद्देश्य लिख देना है, थोड़ा ये हो गया आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट चलेंगे, एड्स की रोकथाम के क्या उपाय हैं। ठीक है, क्या उपाय आवश्यक हैं, तो उसके बारे में जो भी पॉलिसी वगैरह है आपको पता है सभी। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी डिफेंस वगैरह सब लिख देंगे, 10 नंबर का है। और जो भी है आपको शारीरिक संबंध वगैरह के बारे में इसमें जानकारी आपको सभी को उपलब्ध होगी, तो थोड़ा इसको भी देख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भारत में स्त्रियों की घटती आबादी के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा स्त्रियों के बारे में लिख देना, क्यों क्यों घट रही है। ठीक है, लिंगानुपात वगैरह के बारे में लिख देना है। 100 शब्दों का है, 10 नंबर का। उसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। ठीक है, 2009-10 में लागू हुई थी। उसके बाद है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए, थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मौर्यकालीन के स्रोत बता देने आपको 10 नंबर में। निम्नलिखित के बारे में क्या आप जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ देना स्वराज पार्टी, शायद स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923, ठीक है, शायद मोतीलाल नेहरू और आपकी जो थी इन लोगों ने मिलकर की थी, 2-3 लोगों ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और उसके बाद साइमन कमीशन दोस्तों 1927-28 की बात है, ये भी लिख देंगे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का सैन्य अभियोग, थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे, 1943 की बात थी शायद, कैप्टन मोहन सिंह वगैरह जो भी थे, या इसमें सुभाष चंद्र बोस जी। होम रूल लीग दोस्तों लिख देंगे, 1916-17 के आसपास की बात है, इसके बारे में भी लिख देंगे, महात्मा गांधी ने वगैरह जो भी किया ये था इस तरीके से। उसके बाद है भारत में कोयले के वितरण का खुलासा कीजिए। कोयले का वितरण दोस्तों, कोयले की खाने जहाँ आपकी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, आपकी जो छत्तीसगढ़ वगैरह झारखंड वगैरह में कोयले की खाने हैं, यहाँ से लिख देना है। जैव प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं, व्हाट आर डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद था कि इनमें विभेद बताइए। ठीक है, धमनी और सिरा टॉपिक किस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना होना, हमेशा हम आपको देखो सही जानकारी देते हैं। यहाँ लिख देना धमनी और यहाँ लिख देना विभेद, अगर वर्तमान में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तब यहाँ लिखा उसके बारे में, यहाँ लिखा उसके बारे में क्लियरली। पेंट और वर्निश के बारे में बताना है, बंदूक और राइफल के बारे में बताना है, वायु शीतन और वातानुकूलन, ये सारे टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे मानव रचित जैविक आपदाएं हैं। ठीक है, ये मानव रचित जो भी आपदाएं होती हैं वो लिखनी है। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का विवेचन कीजिए, ये लिख देना है। उसके बाद है कि निम्नलिखित स्थलों का क्या महत्व है, थल केदार के बारे में बताना है। थल केदार दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है शायद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका विभांडेश्वर, अल्मोड़ा में है शायद, उत्तर का काशी शायद कहते हैं ना इसे, उत्तर की काशी जो भी कुछ कहते हैं। हर की दून दोस्तों आपका उत्तर काशी को है। तुगड्डा दोस्तों आपका ये पौड़ी में है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपको लिख देना है ओली गुरसो क्यों प्रसिद्ध है। देखो ओली गुरसो दोस्तों आपका चमोली में है और फूलों वगैरह के लिए है, जो भी कुछ है इसके बारे में लिख देंगे। देवभूमि मुस्कान योजना शायद 1900 देवभूमि 1900 मुस्कान योजना शायद 2009 की बात है या 2011 की बात, शायद दोस्तों ये चीज़ें इस बारे में लिख देंगे। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा, देवभूमि मुस्कान योजना के बारे में लिख देना है आपको। क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने पूछा, देखो उत्तराखंड का भी आता है और अदर का भी। ठीक है, इन खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियां रही हैं, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल दोस्तों इन्होंने शायद झंडा लहराया था शायद किसी उस पर जाके। ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे। मधुमता बिष्ट जो है आपकी बैडमिंटन है शायद, और परिमार्जन नेगी चेस से हैं आपके, शतरंज से। ठीक है, जसपाल राणा तो आपके निशानेबाज हैं देहरादून की शायद। ठीक है, इनके बारे में इस तरीके से लिख देना कि इस खेल से संबंधित क्या क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की विवेचना कीजिए। तो डोमट हो गई और कौन कौन सी हो गई, सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, लाल मृदुई और जो भी उत्तराखंड में भी हैं शायद ये, इनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था 1863 की बात है शायद, ये कब लागू हुई, कैसे कैसे लागू हुई। चाचड़ी क्या है दोस्तों, एक नृत्य है शायद। गुमानी दोस्तों, गुमानी गौरवंत शिवानी नहीं सॉरी गुमानी तो गुमानी के बारे में लिख देना दोस्तों। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है, इनके बारे में लिख देना, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा शायद 1884 की बात है, 82 शायद जब भी हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों फिर आ गया वही क्वेश्चन कि निम्न रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालिए और उनका निर्वचन कीजिए।
ठीक है। ये क्या है आपको भैया ऐसे ऐसे दे दिया इन्होंने, मैंने अभी बता ही दिया था, बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से कर देना होता है, लास्ट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, ये क्लियरली हो गया है आपका। थोड़ा और देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों ये। हाँ, जीएस वाला हो गया। अब हिंदी वाला देख लेते हैं 2010 का एक बार और। तो दोस्तों ये आपका 2010 वाला है निबंध। ये दोस्तों थोड़ा यहाँ देख लेंगे। ठीक है, निबंध आलेखन, निबंध एवं आलेखन 2002। ठीक है, ये हो गया आपका 3 घंटे का होता है, वही है आपको। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और जो पहले इसमें पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर 400 शब्दों का निबंध लिखिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आए थे 2010 में ये भी देखेंगे हम दोस्तों। कि साहित्य जागरण, साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि हार्ड है, प्रजातंत्र और जनजागृति, सूचना प्रौद्योगिकी और मानवीय ऐक्य, भारत के पड़ोसी राष्ट्रीय, एक ही आसान है, उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। देखो दोनों टॉपिक उसमें भी आया, 16 में भी 10 में भी है। प्राकृतिक आपदाएं, मिलता जुलते हैं दोस्तों दोनों। दोनों निबंध क्या है, मिलते जुलते हैं। अगर आपको उत्तराखंड की ही अच्छी नॉलेज है, वैसे होगी क्योंकि हम उत्तराखंड की सभी लोग देख रहे होंगे वीडियो, क्योंकि उत्तराखंड की ही दोस्तों, तो आप उत्तराखंड के टॉपिक पर ही निबंध लिख सकते हैं। 50 नंबर का है मैक्सिमम दोस्तों, इसमें 27 नंबर आपको मिलने ही होते हैं। ठीक है, आपको 27 नंबर मिलने ही होते हैं मैक्सिमम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, वो भी ऐसे नहीं कि मिलने कुछ भी लिख के आ गए, मैक्सिमम होता है कि 27 से कम ना दें आपको, एक ऐसा कुछ है फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है, स्वतंत्रता निरंकुशता का इच्छा दास्ता नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। उप गद्यांश का शीर्षक लिखिए। देखो 5 नंबर हमने आपको पहले भी बताया। फिर गद्यांश का जो है सारांश, गद्यांश का लगभग 300 शब्दों में लिखिए। ठीक है, 300 शब्दों में सारांश लिख देना। सारांश का मतलब होता है इससे जो स्पष्ट उदाहरण निकले इसके, इसका अर्थ जो निकला। ठीक, वो हो गया। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी, हमने आपको बताया कैसे करनी है। ठीक है, कौन कौन से शब्द ये दे रखे होते हैं, लगभग 5 दिए होते हैं। इसमें कितने दिए हैं, जितने भी दिए हैं कर देना आपको। उसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित एक परिपत्र, ठीक है, परिपत्र तैयार करना है आपको। ये फॉर्मेट होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 50 नंबर का। ठीक है, पहले भी बताया। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बेचन एक गरीब मजदूर था, पुअर मैन था। बेचन, ठीक है, वह एक कारखाने में काम करता था, वर्किंग इज द। ठीक है, इस तरीके से आप सब आपको करना होता है। देखो आसान है, देखो हार्ड नहीं है, आसान है। ठीक है, हम आपसे पहले ही बता रहे हैं, इन 25 नंबर को ज़्यादा मत समझना, हार्ड हो जाएगा सिलेक्शन दोस्तों। हम लोग हमारे चैनल से जुड़ो, हम गाइड करेंगे आपको। निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना। आई बिलीव दैट वेर एवरी मैन इज बॉर्न इन द वर्ल्ड विद किटन नेचुरल टेंडेंस। ठीक है, इसके बारे में आपको करना है 90% विद्या। ठीक है, हो जाएगा 25 नंबर कंप्लीट आपके। अब आपको सबसे बड़ी बात क्या है, हमने इस वीडियो में साथ साथ में सब चीज़ें बताई, दोनों पेपर दिखा दिया अभी तक जो लोक सेवा आयोग ने कराया 2010 और 2016। बाकी कुछ चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से। प्री को साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है अभी से। ठीक है, हिस्ट्रिकल टॉपिकल पढ़िए, मतलब थ्योरिकल पढ़िए, क्योंकि लिखने वाला पैटर्न है जीएस का। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और तैयारी कैसे करनी, क्या करनी है, वो हमने जो सिलेबस की वीडियो बनाई है, जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने मिला, तो कमेंट करना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।